हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके बीच में आया एक नए चैप्टर के साथ में क्लास 10 सीबीएसई, जो कि आपका नया चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चा थोड़ा सा हम चलेंगे अपने फ्लैशबैक में। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि जर्मनी की शर्मनाक हार होती है और वहां पर वो पूरी तरीके से भुखमरी और गरीबी फैल जाती है। ठीक। तो इसके बाद का जो समय आता है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1930 टू 1940 के बीच में, जहां पर हिटलर पावर में आते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से वो पूरे जर्मनी को कैप्चर करते हैं और वहां पर एक तानाशाह के रूप में उभर करके सामने आते हैं। और ये जो जर्मनी की हार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी, उनका ऐसा मानना था कि इस हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण थे वो जिविस लोग, जिन्हें हम यहूदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उनका पूरा का पूरा ये आरोप था, उनका पूरा का पूरा ये मानना था कि इसके पीछे का कारण कौन है, ये जिविस लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं। जैसे हमारे भारत में कुछ होता है तो लोग कहते हैं ना, इसका कारण नरेंद्र मोदी है, ऐसा ही कुछ वहां पर भी हाल था। ठीक है। तो इसी वजह से जो है उनका ये जो जलन था, उनकी जो जेलसी थी, उनका जो है ये दुश्मनीपन था, वो पूरा का पूरा जो है जर्मनी के वो जिविस लोग झेलते हैं। इनका काम क्या था कि सब के सब जितने जिविस लोग थे, उनका पूरा ऑर्डर आ चुका था कि सबको पकड़ पकड़ करके कंसंट्रेशन जो है कैंप में डालने के लिए, और वहां पर उन लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। और इतना ही नहीं, उनको भूखे रखा जाता था और इवन गैस चैम्बर में डाल करके उनको जो है जान से मार दिया जाता था। और इन्हीं सब मार को, इन्हीं सब जो है हाल को झेलते हुए जितने वहां जिविस थे, जो अपनी जान बचा करके दूसरे दूसरे देशों में भाग करके शरण लिया करते थे। और इसी में एक छोटी सी कहानी आती है एने फ्रैंक की भी, जो कि एक जिविस गर्ल होती है, और ये भी इनकी फैमिली जो होती है अपनी जान बचा करके जो है उस वर्ल्ड वार के सेकंड के टाइम से जर्मनी से अपना ये जान बचाते हुए, ठीक है, वो हॉलैंड एम्स्टरडैम की तरफ वो जो है वहां पर चले जाते हैं और वहां पर सेटल्ड हो जाते हैं। लेकिन बाद में आपको पता है होता क्या है कि जर्मनी में जब पावर हिटलर का ज्यादा बढ़ता है, धीरे धीरे उसने जो है होलैंड को भी कैप्चर कर लिया। तो जब होलैंड को भी कैप्चर करते हैं तो इनकी जो फैमिली होती है, वो इनके पिताजी का जो ऑफिस होता है वहां पर एक छोटे से जो है एक कह सकते हैं कि गुप्त चैम्बर में जाकर के वहां पर वो लोग शरण लेते हैं। लेकिन कहानी को कुछ और मंजूर होता है, होने को कुछ और मंजूर होता है, और कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एने फ्रैंक के बारे में। एने फ्रैंक है कौन, तो मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी लड़की, 13 साल की उम्र की एक लड़की है एने फ्रैंक, जो कि बिल्कुल अकेली है। अकेले कहने का मतलब थोड़ा सा मैं आपको भी समझा रहा हूं, लेकिन पहले थोड़ा इनके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे इतने लोग के होते हुए भी ये अकेले कैसे हैं। जैसे कि इनका बताया हुआ, मैं आपको बातें बताता हूं। इनके पिताजी हैं ऑटो फ्रैंक, और ऑटो फ्रैंक जो है ये बताती हैं कि बहुत अच्छे पिताजी हैं। लगभग 36 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी, जो कि इनकी माता जी होती है एनी फ्रैंक की, एडिथ होलेंडर फ्रैंक, उस समय ये 25 वर्ष की रहती है और इनकी इनसे शादी होती है। ठीक है। और इनकी एक बहन भी होती है, उनकी बहन का नाम होता है मॉर्गट फ्रैंक। तो सबसे पहले क्या होता है भाई कि इनके पिताजी जो है वो एम्स्टरडैम जाकर के सेटल्ड होते हैं। बाद में सितंबर में इनकी माताजी भी जाकर के वहां पर सेटल्ड हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब ये सब सेटल्ड होते हैं तो इनको, यानी एने फ्रैंक को और इनकी बहन को जो है वो एचएन भेज दिया जाता है। कहां पर? इनकी दादी माँ के पास में। और इनकी दादी माँ कौन है बच्चा? इरमा होलेंडर स्टन। ठीक है। और लेकिन होती है कहानी इसमें क्या कि ये 1939 में जो है ये बीमार पड़ जाती है। कौन भैया? इनकी दादी माँ। ठीक है। और लगभग 1942 में जनवरी में जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर वो एने फ्रैंक बताते हैं कि वो अपने जन्मदिन के दिन अपनी दादी के लिए वो एक स्पेशल कैंडल जलाया करती थी। ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ चुका होगा कि एने फ्रैंक के यहाँ कौन कौन थे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एने की एक आंटी भी थी और इसके साथ इनके 30 फ्रेंड भी थे। लेकिन इतने सब लोगों के होने के बावजूद भी जब ये पहले तो दादी जी के पास आती हैं तो सारे साथ खत्म हो जाते हैं, और इनके जो दोस्त भी थे, इनका ये मानना था कि उन सब में कोई एक ऐसा उनका ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने दिल की बातों को शेयर कर सके। देखो, ऐसे तो 10-20-50 लोग आपके साथ दिन भर घूमते टहलते उठते बैठते होंगे, दैट डजंट मैटर। लेकिन एक जो सोल कनेक्शन होता है, जो इंटरनल कनेक्शन होता है, जहां पर आपको कुछ बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, आपको बताने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ ये चीज जा करके किसी को शेयर कर देगा। नहीं तो आज का जनरेशन आप देख ही रहे, घोर कलयुग है। आप किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, उसको कोई अपनी पर्सनल बातें कुछ चीजें शेयर करते हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं, और करते करते जो है पूरे मोहल्ले में चीजें चलने स्टार्ट हो जाती है। तो एनए के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एनए ने जो है ये सोचा कि भाई देखो, मैं अपनी बातें बताऊं तो बताऊं किससे, लेकिन और दूसरी उसके लिए एक डर की बात ये थी कि 13 साल की बच्ची की बात को सुनेगा कौन।
पर थोड़ी बड़ी होती, उसकी बातें कुछ ऐसी सेंसिटिव भरी होती, ऐसा वो तो भाई फील कर रही कि हाँ उसकी बातें हैं अच्छी, उसकी बातें हैं गहरी, लेकिन लोगों की नजर में तो सिर्फ महज 13 साल की बच्ची है, तो उसकी बातें कौन सुनना चाहेगा। तो इन सब चीजों की वजह से जो है वो किसी को अपनी बातें बताती नहीं थी, और उन्होंने एक कोट्स को याद करके रखा हुआ था, और वो कोट क्या है बच्चा, पेपर हैज मोर पेशेंस देन अ पर्सन। यानी लोगों से ज्यादा जो है पेशेंस किसके पास होता है, पेपर के पास में। आप लोगों से अपनी बातें बताओगे या तो ऊब जाएगा, या तो इग्नोर कर देगा, या तो आपको गलत जज कर देगा। तो इन सब चीजों का आपको डर एक मन में बना रहेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, क्या कहेगा, बहुत सारी ऐसे तमाम बातें आपके मन में निकल करके आएंगी। तो इसीलिए जो है एनए ने अपना साथी बनाया एक डायरी को, और उस डायरी का नाम होता है बच्चा किटी। ठीक है, उन्होंने अपनी डायरी, एक प्यारी सी डायरी बनाते हैं, उस डायरी का नाम रखते हैं किटी, और एक अपनी सारी बातें जो होती हैं वो किसको बताते हैं, उस डायरी को बताते हैं। जितनी भी उनकी कहानियां होती, जो उनके दिल की बातें होती, जो उनकी मन की बातें होती, सारी की सारी चीजें उस डायरी पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं हम इनके एजुकेशन को लेकर के। ध्यान से समझिए, जो एनए का एजुकेशन है वो मॉन्टेसरी स्कूल से हुआ था। कहां से हुआ था भाई, मॉन्टेसरी स्कूल से, और ये लगभग 6th स्टैंडर्ड तक वहां पढ़ी हुई थी, और इनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी वो थी मिसेस क्यूपर्स। तो ये बताते हैं कि जो इनकी मिसेस क्यूपरस थी, ये इनका और इन दोनों का बॉन्डिंग बड़ा अच्छा था। जब ये छोड़ करके वहां से जाती हैं तो दोनों की आंखों में आंसू रहते हैं, यानी दोनों को बिछड़ने का गम रहता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं जब ये आगे की स्कूल उनकी ब्रॉडर स्टडीज के लिए आगे बढ़ती हैं थोड़ी सी। ठीक, तो इस सेक्शन 3 में हम बात करेंगे उस क्लासरूम को लेकर के, उस सीन के बारे में जो इन्होंने 20 जून 1942 की घटना को उन्होंने जिक्र किया हुआ है अपने डायरी में। ठीक है, यानी उन्होंने अपने डायरी में लिखा है। कहाँ की बात है भाई, ये कब की, 20 जून 1942 इनके क्लास की एक बात है। और वो इवेंट क्या रहता है, रिजल्ट डे, मीटिंग ऑफ टीचर्स। ठीक है, और रिजल्ट डे के दिन क्या है कि सब बच्चे बड़े परेशान, सब डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, ये कहा गया था कि जो बच्चे फेल होंगे उन्हें क्या होगा, यानी नेक्स्ट क्लासेस में उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो इसका डर है, तो सब आपस में बात कर रहे हैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, सबको डर लगा हुआ है। और बात क्या थी कि एनए का ये अपना मानना था कि लगभग क्लास के 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो कैसे भाई, डमीज है, पढ़ते लिखते नहीं है। तो अगर 1/4 बच्चे अगर ऐसा है तो क्या सबको फेल कर देंगे टीचर्स। तो अगला उनका एक मान्यता था टीचर को लेकर के कि टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल। पूरे धरती पे एक ऐसा प्राणी टीचर्स होता है जिनके बारे में आप कुछ समझ ही नहीं समझ सकते हैं। वो कब क्या सोचते हैं, कब क्या फैसला ले, इसका कोई भरोसा नहीं, बड़े अप्रत्याशित लोग होते हैं। तो ऐसा उनका व्यूज जो है वो टीचर्स को लेकर के है। ठीक है, अब अगला इनका जो आता है क्या कि इनकी सारी टीचर से अच्छी खासी बनती थी एनए फ्रैंक की, लेकिन इनके एक टीचर थे ऐसे जो मैथ्स के इनके टीचर थे, जिनका नाम था मिस्टर कीजिंग। इनका और एनए फ्रैंक का दोनों लोग का क्या था, 36 का आंकड़ा था। क्यों, कारण क्या था, इनका गुस्सा का मुख्य कारण ये था कि जो एनए फ्रैंक है ये क्लास में खूब बात करती थी, ये बहुत ज्यादा बात करते थे। जब भी क्लास में जाते थे केवल इनका काम था बात करना, ये आपस में बच्चों से बात करते थे, और इसी वजह से जो है जो मिस्टर कीजिंग थे एकदम इनसे चिढ़ते थे और गुस्सा करते थे। तो बच्चा हुआ क्या कि जब टीचर इनकी बातचीत से बहुत परेशान हो जाते थे तो इनको जो है बहुत एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट किया। किसको, एनए फ्रैंक को। तो पहले दिन उन्होंने जो परेशान होकर के उनको पहला ऐश दिया लिखने के लिए, क्या दिया भैया, अ चैटर बॉक्स, यानी एक बातूनी जो खूब बात करती। उस पर उन्होंने एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, तुमको कल इस पर जो है टॉपिक लिख करके आना, एक ऐसे लिख करके आना है। तो एनए ने उसके लिए एक डिफेंस में अपने लॉजिक में क्या रखा कि टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट, यानी क्या भैया, ये इनकी आदत है बच्चों की, आप उसको रोक नहीं सकते हो। क्यों, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, क्या है कि मम्मी से सीखी हुई होती है। आपको पता है, जैसे गांव के अक्सर, खास करके अगर आप लोगों ने देखा हो, गांव की महिलाएं जो होती हैं अपना झुंड बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, और अपनी जितनी सारी बातें होती है खूब बकायदे घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके खूब बतियाएंगे, हाँ बहनी ऐसे, हाँ बहनी वैसे करती रहेंगी। अच्छा, जब कुल डाटा इनका ट्रांसफर हो जाएगा, सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कहेंगे अरे छोड़ तू बहनी, हमसे क्या मतलब जब ये लाइन आ जाए कि हमसे क्या मतलब है, छोड़िए, तो इसका मतलब है कि डाटा जो है पूरी तरीके से क्या हो गया है, ट्रांसफर हो चुका है। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पर जो है एनए फ्रैंक रखती है कि भाई ये उनको जो उनकी माता जी से जो है इनहेरिटेड है, यानी उन्होंने उसको जो है पाया हुआ है अपने मास के रूप में, ये इनहेरिटेड, उन्होंने इसको जो है विरासत के रूप में पाया हुआ है। फिर क्या होता है, अगले दिन आते हैं, फिर से क्लास में बात करना स्टार्ट करते हैं, और टीचर उनको फिर से एक्स्ट्रा होमवर्क में सेकेंड ऐसे देते हैं। और इस बार क्या था भाई, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स,
यानी एक ऐसी जो है बातूनी लड़की जो कभी सुधर ही नहीं सकती, उसको आप डांट के मार के कैसे भी करके नहीं सुधार सकते, यानी वो बात करना ही करना है, उसको दूसरा ऐसे मिलता है। तो इस बार वो क्या करती है भैया कि बिल्कुल शांति से बिना कुछ बोले व्यंग किए जो है वो बकायदे उसके जो है लिख देती है, चुपचाप से उसको जो है लिख करके वो पकड़ा देती है टीचर को, और एक दो दिन शांत रहती है, रिलेशन में शांत रहती है। फिर अगली बार क्या होता है, वो बात करना स्टार्ट करते हैं और टीचर फिर परेशान होकर के उनको तीसरी बार एस्से लिखने के लिए देते हैं। और इस बार का जो एस्से होता है वो होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबैक। ठीक है, अगला उनका जो टॉपिक होता है वो बत्तख पे आ जाता है। तो इस बार जो है उन्होंने, जो एने फ्रैंक है, कुछ अलग सोचा। उन्होंने अपने फ्रेंड जो है, उनकी फ्रेंड थी एक सना, ठीक है, सने के जो है साथ में मिलकर के उन्होंने एक पोयम बनाया। ठीक है, और उस पोयम में क्या होता है कि एक स्वयं होता है, उसकी फैमिली होते हैं, मतलब बीवी होते हैं, पति देव होते हैं और 3 बच्चे होते हैं, और वो अपने बच्चों को काट काट करके मार डालते हैं। कारण क्या था कि तीनों बच्चे थे जो वो बहुत बात करते थे, यानी वो भी क्वैक, दिन भर क्वैक 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 करते रहते थे। इस वजह से उन्होंने उसको जो है मार डाला काट काट करके। और ये एक व्यंग के रूप में जो है लेते हैं कौन भैया, ये जो टीचर होते हैं मिस्टर केजिंग, उनको पढ़ करके बड़ा मजा आता है। ठीक है, और पूरी क्लास को पढ़ करके सुनाते हैं, वो उनको पढ़ के मजा आता है, और उसको एक व्यंग के रूप में लेते हैं कि अच्छा भी लगता है उनको। और उसके बाद से उन्होंने जो है एने फ्रैंक को बात करने के लिए जो है इजाजत दी थी कि आप क्लास में क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, उनको अलाउ मिल गया, परमिशन मिल गया। ठीक है, यहाँ की बातें यहाँ तक क्लियर है बच्चे आप लोग को। देखो बच्चे, आप तक कहानी में अपने उस पार्ट को पढ़ा जहां पर एने फ्रैंक ने डायरी में अपने उन सारी बातों को लिखा हुआ था जो कि उनकी स्कूल लाइफ की वो बातें थी। लेकिन अब इस कहानी का लास्ट वो दौर स्टार्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा दुखपूर्ण कहानी है। और इस कहानी में होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1942 के जुलाई में इनकी जो फैमिली होती है वो छिपी हुई होती है इनके पिताजी के ऑफिस के एक जो है सीक्रेट कैबिन में, जिसका नाम होता है सीक्रेट एनेक्स। वहां पर छुपे थे ये लोग, और लगभग 2 साल तो ठीक चलता रहता है। लेकिन बात आती है 1944 की अगस्त की, जहां पर किसी ने मुखबिरी कर दिया हुआ था, और मुखबिरी के कारण जो है नाजियों के द्वारा इनको जो है अरेस्ट कर लिया था, इनकी फैमिली को अरेस्ट कर ली जाती है। यानी अरेस्ट में कौन कौन होता है, जैसा कि आपको पता है पहले कि दादी जी एक्सपायर कर चुके थे, मम्मी का भी कोई विशेष जिक्र नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है वो होती है एन्ने की और उनकी बहन मार्गोट की और इनके पिताजी को। इन सबको जो है वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और बात आती है 1945 में। एन्ने जो है वो टाइफस के कारण और भुखमरी के कारण जो है एक बीमारी होती है टाइफस, उस बीमारी के कारण जो है कैंप में ही, बर्गन बेल्सन कैंप में ही क्या होती है, उनकी 15 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। इनसे पहले ही इनकी बहन की मृत्यु हो गई रही होती है, यानी पहले इनकी बड़ी बहन मार्गोट की मृत्यु होती है, उसके बाद 1945 मार्च में जो है ये एने फ्रैंक की भी मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत ही दुखपूर्ण बात है कि एक 15 साल की बच्ची और एक उस समय 17 साल की इनकी बहन थी, इस उम्र में उन सबको इतनी यातनाओं के साथ में भूखे रख करके और रोग के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक लोग बचते हैं, और वो होते हैं उनके पिताजी, और इनका नाम क्या है भैया, ओटो फ्रैंक। इनकी जो है इनको बचा लिया जाता है, और इनको बचाने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो होता है मिपगीज का। इनके एक फैमिली फ्रेंड होते हैं और इनको ये बचा लेते हैं। और इन्होंने ही ये जो एने फ्रैंक की डायरी है इनको इनके हाथ लगती है और ये सुरक्षित इसको रख लेते हैं। और बाद में जो है जब इनकी मुलाकात इनके पिताजी से होती है जो बचे रहते हैं, तो इनको ये सौंपते हैं। तो 1947 में डच में जो है इसको जो है पब्लिश कराया जाता है। और इसका नाम क्या है भैया, इस डायरी का नाम जो है वो है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल दैट इज रिटन बाय एने फ्रैंक। और ये दुनिया की सबसे मशहूर डायरी में से एक है जिसको आज भी सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहां से आपने देखा किस तरह की एने की जर्नी थी, जहां पर हिटलर की शासन के शुरुआत से लेकर के एने की मौत तक की पूरी कहानी। और उन्होंने अपने एक एक चीजों का वो जिक्र किया हुआ है जिस कहानी को हम पढ़ करके हम जीवंत उठते हैं। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। और एने के द्वारा लिखी गई जो बातें होती हैं वो इस तरीके की है, या फिर हम जिस चीज को एलोबरेट करते हैं ये लगता है ऐसा कि ये रियल में हम इस चीज को देख रहे हैं, इस चीज को फील कर पा रहे हैं। तो दिस इज द स्टोरी, दैट इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हुज नेम इज एने फ्रैंक। ओके, तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप सब कमेंट में हमको बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने जेन्युइन कमेंट्स देना नहीं भूलिए। अच्छा भी लगा हो तो भी, बुरा लगा हो तो भी, या फिर अगर आपके कुछ सजेशंस वगैरह होते हैं तो आप हमको देंगे, तो क्या होगा कि हम भी अपने आप को
डे बाय डे थोड़ा सा इंप्रूव कर सकेंगे। ठीक है, तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में जो क्लास 10th में है, और अगर नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप हमको कमेंट करिए, उस वीडियो को भी हम बनाएंगे। धन्यवाद।